मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोका जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना या वंदे मातरम भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे की देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना संकीर्ण है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बसने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने समाज, परिवार और देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। धर्मोलुकता को पछाड़ ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति और एक देशद्रोही के दिल में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना तेरी कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है। जो विशेष वर्ग मेरे मन में आता है वो है युवा वर्ग। वो युवा जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वो युवा जिसे वर्तमान की तोड़ देनी थी हर कुंठा, वो युवा जिसके कंधों पर थी जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण और समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के खर्चन मात्र से ऑनलाइन वीडियो को भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जब महिलाओं को आदर्शित करते हैं। महिलाओं को आदर्शित नहीं, संघर्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है, बेशक मानिए कलम भी चला सकती है और सरकार भी। हम ऐसे समाज में रहते हैं जब मजदूरों को मजबूर समझते हैं। मजदूरों को मजबूर मत समझिए, गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है और यही सच्ची देशभक्ति। बात करें हमारे देश की शिक्षा की, तो जब हमें एक अच्छे अभियंता की आवश्यकता थी तब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता थी तब हमने एम्स का गठन किया। तो जब हमें सदियों से एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है तो अब तक हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन क्यों नहीं किया? जैसे हमारे देश के प्राण और लोकतंत्र की सेहत हम एक अयोग्य के हाथों कैसे सौंप देते हैं? राजनीति से मुझे परहेज नहीं, वरन राज करने की नीति से ऐतराज है। चुना गया उम्मीदवार जनता का राजा नहीं अपितु सेवक होता है, जो जनता की हर एक समस्याओं का निदान कर सके। याद रखिए, हमारा राजधर्म एक ही बात सिखाता है, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे, तुम्हें मुसलमान कहेंगे, परंतु तुम्हें भारतीय होने पर अड़े रहना है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनैतिक रूप से गंदा, धार्मिक रूप से अंधा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न छिन्न पैबंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। याद रखिए, बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट हमें चट्टानों से नहीं अपितु पत्थरों से लगती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, आओ करे राष्ट्र निर्माण इसे देशभक्ति से सींचकर, इसे देशभक्ति से सींचकर। मेरी वाणी पर जरूर कीजिएगा विचार। मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। नमस्कार।